हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग? तो आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का सवाल ही है ये सारा, सोशल साइंस का, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ नहीं, लघु उत्तरीय है। ठीक है, चूंकि दीर्घ काफ़ी लंबा होता है, ये यहाँ पे काफ़ी लंबा नहीं, लघु उत्तरीय है। ठीक है, यानी कि लॉन्ग ही क्वेश्चन है लेकिन छोटा वाला है। ठीक है, जिसको लघु उत्तरीय बोलते हैं। तो 5 सवाल मैं आपको हिस्ट्री का बताऊंगा, और इनमें से आपको 5 का 5 याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन को नोट कीजिए अपनी कॉपी में और याद जरूर कीजिए। देखिए, मैं आपको साइंस का, सोशल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे वीडियो में बना चुका हूँ और भी बनाऊंगा, लेकिन मेरा बनाने का मकसद ये नहीं कि सिर्फ बना के डाल दें। बनाने का मकसद मेरा यही कामयाब होगा कि आप जब उसको याद कर लो तब बेहतर होगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने भेज रहा हूँ, फालतू का सवाल नहीं। ठीक है, चलो सवाल यहाँ पे देखो। सबसे पहले सवाल है क्या, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको पहले समझ लीजिए, है ना। आपने कॉपी में लिखना जरूर, अपने कॉपी में ऑब्जेक्टिव मत लिखना, लेकिन सब्जेक्टिव जरूर लिखना और याद करना। सलम पद्धति से आप क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई? आंसर देखिए, कारखानेदारी प्रथा के विकास के साथ सलम पद्धति आरंभ हुई। कारखानेदार प्रथा मतलब कारखाना वगैरह चलाना, ठीक है, इससे सलम पद्धति विकास हुई। अब कैसे विकास हुई? रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में श्रमिक अपना गांव छोड़कर कारखानों के निकट शहरों में बसने लगे। जाहिर सी बात है, रोजगार की तलाश में लोग क्या करते हैं, गांव छोड़ के शहर में। और आजकल भी आप यही देख रहे हैं कि गांव खाली कर रहे लोग, और कहाँ जा रहे हैं, शहर में जाके बस रहे हैं। आप आए दिन देख रहे होंगे शहर में नए नए घर बन रहे हैं, नए घर बन रहे हैं, मतलब नया नया घर बना, सब लोग अलग अलग जगह से आके रह रहे हैं। जब पता चला तो कहाँ से रह रहे हैं भाई, तो ये गाँव से, वो गाँव से, फलां गाँव से है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि किस लिए ऐसा बस रहा, रोजगार की तलाश में। चूंकि गांव में रोजगार कम है, शहरों में रोजगार ज़्यादा है। ठीक है, तो रोजगार की तलाश में श्रमिक जो मजदूर था अपना गांव छोड़ करके कारखाना जहाँ पे काम उसको मिल रहा था, वो वही चाहता है कि कारखाना जहाँ पे मिले वहीं पे हम बस जाएं, बेहतर होगा आने जाने में, है ना। तो निकट शहरों में बसने लगे। वहाँ उनके निवास की व्यवस्था नहीं थी, मतलब रहने सहने का व्यवस्था सही नहीं था। ठीक है, अतः उन्हें रैन बसेरों, टेंटमेंट्स और चालों में रहना पड़ा। मतलब कि रैन बसेरों समझते हैं, जिसको अजनबी घर जिसको बोलते हैं, तो रैन बसेरों वगैरह हो गया, या तो फिर टेनमेंट्स हो गया, या चालो मतलब या तो तंबू बना के रहने लगा, मतलब इस टाइप का झोपड़ी टाइप का बना के रहने लगा। ठीक है, यह अस्वास्थ्यकर और गंदी बस्तियाँ थी। मतलब अब इस तरह जब आप लोग जब ऐसा रहने लगेंगे तो वहाँ पे स्वस्थ नहीं रहेगा, गंदगी ही रहेगा, है ना। तो अस्वस्थ ही लोग रहेंगे, है ना। लोग क्या होंगे, वहाँ पे अस्वस्थ होंगे। सलम के मतलब होता है गंदी, सलम के मतलब गंदी, गंदी बस्ती, समझे। सलम के मतलब क्या होता है, गंदी बस्ती। तो गंदी बस्ती कब हुआ, जब श्रमिक लोग अपने गांव छोड़ के शहर जाने लगे, तो रोजगार की तलाश में कारखानों के निकट बसने लगे, है ना। उनका सही से वहाँ पे व्यवस्था नहीं था निवास करने की, रैन बसेरों में रहने लगे, है ना, चावलों में रहने लगे। तो वो अस्वस्थकर और गंदी बस्तियाँ थी। कैसे गंदी की बस्तियाँ बन गई, पता चल गया आपको। कारखानों के इर्द गिर्द मजदूरों की बस्तियाँ, कारखाना यहाँ पे है और चारों तरफ बस्ती। और चारों बस्ती कैसे बन गया, यही सब मजदूरों की ही बस्ती बसने लगी। मजदूरों का जीवन है इसमें नागरिक नरकीय था। मजदूरों का जीवन जो है नहीं, मजदूरों का जीवन क्या था, इसमें नरकीय था। मतलब मजदूर लोग मतलब बहुत ही कष्ट से वहाँ पे जी रहे थे। इस प्रकार औद्योगिकरण और कारखानेदारी ने सलम पद्धति को जन्म दिया। तो सलम पद्धति को जन्म किसने दिया, औद्योगिकीकरण, है ना, और कारखानेदारी। आखिर जाहिर सी बात है, कारखानेदारी भी बहुत से होता है कि कारखाना में काम करवा रहा तो उसको निकट में रहने की जगह देता है। तो इस तरह से कारखानेदारी और औद्योगिकरण जो है सलम पद्धति को जन्म दिया। तो समझ आया सलम पद्धति क्या है? सलम पद्धति गंदी बस्तियां हैं। अब गंदी बस्तियां कैसे बसी, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखो, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कार्यों पर प्रकाश डालें। यानी कि भारत में जो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, राष्ट्रवाद, लोगों में राष्ट्र की भावना पैदा होना, ये एक प्रकाश डालना पड़ेगा, इसको मतलब इसको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। अंग्रेजों की प्रजातियां विभेद की नीति तथा अंग्रेजों की प्रजातियां विभेद होगा, विभेद की नीति तथा मध्यम वर्ग का उदय भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण, सामाजिक कारण थे। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया, विभेद की नीति अपनाया, मतलब लोगों में तफरका पैदा कर दिया। ठीक है, ये जात का है, जात के हिसाब से तफरका पैदा कर दिया, गोरे काले के हिसाब से तफरका पैदा कर दिया, मतलब काम धाम के हिसाब से तफरका पैदा कर दिया। मतलब अनेक तरीके से विभेद, लोगों में नफरत फैला दिया, नफरत वाला नीति पैदा कर दिया। और जो मध्यम वर्ग का उदय भारतीय राष्ट्रीय कारण के उदय के प्रमुख सामाजिक कारण था। तो इस प्रकार मध्यम वर्ग का उदय भी यहाँ पे होता है। भारतीयों को हे दृष्टि से देखने लगे, कौन, अंग्रेज, मतलब नीची निगाह से, हे दृष्टि मतलब नीची निगाह से देखने।
उन पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए, मतलब हर तरह के प्रतिबंध की ये नहीं होगा, ये नहीं, सरकार के अधीन ये नहीं होगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, बहुत सारा है ना, अनेक प्रतिबंध लगाने लगे। सरकारी सेवाओं से उन्हें अलग रखने की नीति बनाई, मतलब सरकारी सेवा भी भारतीय को नहीं मिलने लगा। तो इस तरह से जनमानस उद्वेलित हो गया, मतलब जनमानस उद्वेलित मतलब जनमानस जो है गुस्सा हो गया, क्रोध हो गया। ओके, जनमानस क्या हो गया, उद्वेलित हो उठा, मतलब गुस्सा हो उठा, मतलब निरंकुश हो चुका। कैसे बोलते हैं, जनमानस मतलब क्रोधित हो गया, है ना। अब क्रोधित हो गया। इसी प्रकार अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग के उदय तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति का ज्ञान होने से भारतीय में स्वतंत्रता, समानता और नागरिक अधिकारों की मांग पर जोर पड़ने लगी। तो यहाँ पे यहाँ तक तो समझ में आ गया कि अंग्रेजों ने भारतीय जो प्रजातियां थी या अंग्रेजों की जो प्रजातियां थी, विभेद की नीति अपनाया। मध्यम वर्ग का उदय इसी के कारण हुआ। और इसमें होने के कारण क्या था, भारतीयों के हेय दृष्टि से देखना, नीची निगाह से देखना, ठीक है। उन पर प्रतिबंध, अनेक प्रतिबंध लगाना कि ये काम नहीं कर सकते तुम, ये काम तुम नहीं कर सकते हो, सरकारी सेवाओं को नहीं देना। उसके बाद तो इतना सारा होने के बाद जनमानस मतलब उद्वेलित हो गया। अब उद्वेलित हो गया, लेकिन इसके अलावा और क्या हुआ, अंग्रेजी शिक्षा का जब भारत में प्रचार हुआ, जब अंग्रेजी शिक्षा भारत में आया, तो जो लोग पढ़े हैं, जो स्कॉलर लोग थे, जो पढ़े हैं, जब अंग्रेजी शिक्षा पढ़ा, अंग्रेजी शिक्षा ज्ञान हुआ, तो लोगों ने गैरीबॉल्डी, कार्ल मार्क्स जैसे महान जो राजनीतिक था, महान जो कूटनीतिक था, जो देश को वहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना से अपने एकीकरण किया, जर्मनी को, इटली को, तो उन सभी के बारे में, चूँकि उन सभी की किताबें इंग्लिश में तो छपेगी, है ना, हिंदी में तो नहीं छपेगी। तो लोग जब तक भारतीय लोग हिंदी जान रहे थे तो उसको पता नहीं था, लेकिन जब इंग्लिश जाने लगी, देखो कैसे बोलते ना, मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी, अंग्रेज लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा, है ना। अंग्रेजी शिक्षा लाया, कहाँ लाया, भारत में लाया। अब भारत लोग अंग्रेजी से तो बेखबर थे कि अंग्रेजी होता है क्या, यार पता ही नहीं था, कोई पढ़ाने वाला ही नहीं था। लेकिन जब अंग्रेज लोग ही अंग्रेजी शिक्षा का जब माध्यम यहाँ पे शुरू कर दिया, तो हिंदुस्तानियों ने, भारतीयों ने कहा क्या, अंग्रेजी सीखा। और जो सीखने के बाद क्या हुआ कि अनेक देशों की किताबें पढ़ा, जैसे कि मेजिनी के बारे में पढ़ा, गैरीबॉल्डी के बारे में पढ़ा, है ना, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा। तो वहाँ देखा कि जर्मनी और इटली में ऐसा ऐसा काम हुआ, उन्होंने ऐसा काम किया, तो लोग ना और अंदर से, मतलब इसके अंदर एक स्वतंत्रता की भावना जगी, समानता की भावना जगी, नागरिक अधिकारों की मांग बढ़ने लगी कि हमको भी चाहिए, हमको भी राष्ट्रवाद, एकदम मतलब भारत में जो राष्ट्रवाद, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो गया। सबसे बहुत बड़ा कारण ये रहा क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त होने से और जर्मनी, इटली, इस सब का मतलब एक भावना पैदा हो कि वहाँ जब ऐसा होता था तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यही इसका कारण है, सामाजिक कार्यों पर प्रकाश यही करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलाफत आंदोलन का कारण बताइए, अथवा खिलाफत आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। मतलब दोनों सवाल में से कोई सवाल एक आ सकता है कि खिलाफत आंदोलन के कारण बताएं, या तो सवाल ऐसे भी दे सकता है, खिलाफत आंदोलन पर एक छोटी सी टिप्पणी लिखना है, ठीक है। चलिए, तुर्की जानते हैं ना, तुर्की जो देश है, तुर्की का सुल्तान खलीफा इस्लामी जगत का धर्म गुरु भी था। क्या था, खलीफा धर्म गुरु भी था इस्लामी जगत का। तुर्की में सेवर्स की संधि द्वारा उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा नष्ट कर दी गई। तो एक संधि हुई थी, सेवर्स की संधि, और इस संधि में क्या हुई थी कि जो इस्लामिक जो शक्तियाँ थी, जो प्रतिष्ठा थी, जो मान सम्मान था, उसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। इससे भारतीय मुसलमान उद्वेलित हो गए। जाहिर सी बात है, जब किसी के धर्म के छेड़छाड़ कहीं भी करता है, कोई भी देश में करता है, तो जो उस धर्म के मानने वाले लोग को दिल पे बहुत गहरा असर पड़ता है ना। कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, अगर आपके धर्म में या कोई भी धर्म हो, या मुस्लिम के धर्म में या हिंदू के धर्म में कोई अलग देश में अगर उसको साथ अन्याय हो रहा, तो उस धर्म के मानने वाले लोग भी भड़क उठते हैं, है ना। तो इसी तरह यहाँ पे भी हुआ कि तुर्की में मुसलमान थे और धर्म उनके क्या हुआ, नष्ट, जब शक्तियाँ नष्ट कर दी गई, तो भारतीय मुसलमान क्या उद्वेलित हुए, गुस्सा हुए, है ना। खलीफा को पुराना गौरव दिलाने के लिए, मतलब जो खलीफा था कि सोचा हाँ खलीफा रहेगा, खलीफा क्यों हटेगा, तो खलीफा को पुराना गौरव दिलाने के लिए 1919 में अली बंधुओं में से दो नाम आता है, शौकत अली और मोहम्मद अली। याद कर लीजिए, अली बंधु किसको बोलता है, शौकत अली और मोहम्मद अली ने इन दोनों मिलकर कहा कि एक खिलाफत समिति बनाया और आंदोलन करने की योजना बनाई। कब, 1919 में, ठीक है। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस भी मनाया जाता है, मनाया गया था उस दिन, 17 अक्टूबर 1919 को। तो याद करेंगे खिलाफत दिवस कब मनाया गया, 17 अक्टूबर को। 1924 में फिर मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा जो खलीफा पद का कर दिया, समाप्त कर दिया गया, और फिर
खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। तो एक तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत सारे मिल रहा है कि खलीफा का पद समाप्त कब हुआ, 1924 में। किसने किया, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किया था, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ, तो 1919 में हुआ। खिलाफत दिवस कब मनाया गया, तो 17 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है। खिलाफत आंदोलन शुरू किसने किया था, शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था, ठीक है। या अली बंधु किस इनमें से कौन होता है, तो शौकत अली और मोहम्मद अली, इस तरह से आप याद करेंगे, ठीक है। खिलाफत आंदोलन किस देश के खिलाफ हुआ था, किस देश के, तो तुर्की के ही, तुर्की में जो उन्होंने ऐसा किया था सेवर्स की संधि के द्वारा जैसे हुआ था, ठीक है। तो इतने सारे बातें आप जान रहे तो आप आराम से लिख दीजिएगा। चौथा सवाल देखें, 1929 के आर्थिक संकट के कारणों का संक्षिप्त में वर्णन करें। मतलब 1929 में एक आर्थिक संकट आया था, ठीक है। अब क्या क्या कारण था, 2-3 कारण लिख देना, चूंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं है, ये है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। 2-3 कारण लिखिए काफ़ी है। पहला कारण है कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, ठीक है। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, अति उत्पादन मतलब समझ रहे ना, बहुत कम। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कृषि उत्पादों जैसे गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, सॉरी अति उत्पादन मतलब ज़्यादा उत्पादन होना, ठीक है, गलती बोलते में, अति उत्पादन मतलब ज़्यादा उत्पादन होना। तो अब देखो क्या होता है, कृषि उत्पादन में अति उत्पादन का मतलब ये हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 में शुरू हुई, 1914 से 18 तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। तो 1914 में से 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जब 1918 के बाद कृषि उत्पादों में जैसे गेहूं में काफ़ी वृद्धि हुई, मतलब ज़्यादा गेहूं हो गया। अब ज़्यादा गेहूं हो जाएगा तो अनपच हो जाएगा ना, खाते हैं तो क्या होता है, अनपच होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेशन होता है, तो वही हुआ। अब कीमत क्या हो गया, जायज़ बात, जब कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगा मार्केट में, कीमत क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। अब जैसे मान लो कि कुछ ऐसा, जैसे मान लो कि मोबाइल ही मांग, चूँकि आप लोग मोबाइल का ज़्यादा शौकीन हो, ठीक है। मान लो कि सैमसंग, या तो मान लो कि वीवो मोबाइल अभी मिल रहा है 20,000 में, मान ले तो कोई मोबाइल है 20,000 में मिल रहा है, और वही मोबाइल जा करके हो जाए 2,000 में, आप सोचो क्या होगा, क्या होगा, कौन नहीं लेगा मोबाइल, बताओ, सब ले लेंगे, यहाँ पे जितने सारे सब ले लेंगे। तो वही बोल रहा कि गेहूं का एकदम बहुत काफ़ी गेहूं हो गया, जब गेहूं बढ़ गया तो कीमत क्या हो, घट गया, और जब कीमत घट गया तो खरीदार नहीं रहा, अरे सब तो खरीद लेगा फिर, है ना। वीवो मोबाइल अगर आ जाएगा 20,000 का 2,000 में, तो कोई बचेगा, इंडिया में कोई आदमी बचेगा जो नहीं खरीदेगा, सब के सब बच्चा पैदा होगा खरीद लेगा मोबाइल, ऐसा होगा, ठीक है। तो वही काम हुआ, यहाँ पे गेहूं उत्पादन बढ़ गया, और जब गेहूं उत्पादन भरा तो क्या हो, कीमत घट गया, और जब कीमत घट गया तो सारे लोग तो खरीद लिए, पूरा भर लिए, साल भर खरीद के, तो खरीदारी कम रहा। अति उत्पादन महामंदी का प्रमुख कारण रहा, मतलब ज़्यादा उत्पादन भी होना एक महामंदी का एक कारण हुआ। अब महामंदी कैसे हुआ, जब खरीदारी नहीं रहेगा, जब खरीद लेगा, इतना सस्ता में खरीद लेगा तो पैसा कहाँ से आएगा यार, जाहिर से बात है ना। जहाँ पे गेहूं अगर मिल रहा है कि मान लीजिए 25 रुपये किलो जहाँ पे गेहूं मिल रहा होगा, तो जब ज़्यादा हुआ तो हो सकता है 10 रुपया हो गया होगा, तो सारे लोग खरीद ही लेगा, तो बचेगा कहाँ से, है ना। अगला देखो क्या है कि उपभोक्ता की कमी, उपभोक्ता मतलब जो लेने वाले होते हैं, गरीबी बेरोजगारी के कारण अन्य उत्पादों की बिक्री भी कम हो गई। उपभोक्ता की कमी मतलब जो गरीबी इतना बढ़ गया था, बेरोजगारी इतना बढ़ गया था कि उत्पादों की बिक्री भी कम हो गई, मतलब जो सामान उत्पादन होता था तो खरीदने वाले ही नहीं होता था, उपभोक्ता ही नहीं होता था, है ना। गरीबी बेरोजगारी के कारण गरीबी बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया, तो जो उपभोक्ता थे, जो खरीदने वाले थे, उत्पाद तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन उत्पादों में क्या हो गया, उत्पादों की बिक्री भी कम हो गई, मतलब उत्पाद हो रहा है लेकिन बिक्री नहीं हो रहा, तो ये भी एक कारण बन गया। तीसरा कारण है कि अंग्रेजी पूंजी की प्रवाह में कमी, अंग्रेजी पूंजी देखो अमेरिकी पूंजी की प्रवाह में कमी। 1928-29 के मध्य अमेरिकी विदेशी कर्ज में भारी गिरावट आई, है ना। 1928-29 के बीच में अमेरिकी विदेशी कर्ज में भारी गिरावट आई, इससे अमेरिकी कर्ज पर आश्रित राज्यों के लिए संकट उत्पन्न हो गया। मतलब समझ आ रहा ना कि 1928-29 के मध्य जो है अमेरिकी विदेशी कर्ज में भारी गिरावट आई, मतलब अमेरिका पहले अलग अलग देश को कर्ज दिया करते थे, 1928 से 29 के दरमियान बताया जा रहा है कि कर्ज दिया करते थे, लेकिन 1929 से 28 के बीच जो है ये कर्ज देना बंद करने लगे, है ना, कर्ज देना रोकने लगे। तो कर्ज जब देना रोक देगा तो बताओ, जो राज्य अमेरिका पर डिपेंड था, जो देश अमेरिका पर डिपेंड था कि कर्ज हमको मिलेगा, हम धीरे धीरे चुकाएंगे उसको, तो बताओ जब कर्ज ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा। इससे अमेरिका कर्ज पर आधारित राज्यों के लिए संकट उत्पन्न हो गया, जो राज्य अमेरिका पे डिपेंड था उस पर संकट हो गया। और ये महामंदी है ना, महामंदी इसी से आई, महामंदी इसी से आई फिर, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, महामंदी इसी से आई, यहाँ पे गलती हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रूसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, बड़ा अच्छा सवाल है। रूसी क्रांति जानते हैं ना, रूस की क्रांति जो हुई थी 1917
1917 में, है ना, रूस की क्रांति, याद रखिएगा 1917 में। तो बोलता है कि कृषि क्रांति के क्या मैं लिख दिया, रूसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पे रूसी लिखेंगे। रूसी क्रांति के विश्वव्यापी प्रभाव पड़े हैं जो निम्नलिखित है, रूसी करेंगे, कृषि नहीं। रूसी क्रांति पर विषय पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े हैं, ठीक है। पहला प्रभाव क्या है, सर्वहारा वर्ग के सम्मान में वृद्धि हुआ। जाहिर सी बात है यार, रूसी क्रांति जब हो गया तो जो जहाँ पे सर्वहारा वर्ग को एकदम नीच समझा जाता था, उसको इज्जत नहीं मिलता था, अब उसकी सम्मान में भी क्या हो गया, वृद्धि होने लगा। रूस के समान अनेक देशों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना हुई। जब रूस में ऐसा काम हुआ कि साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, तो इसी तरह से लोगों में अपने अपने देश में लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी और साम्यवाद सरकारों की स्थापना हुई। विचारधारा के आधार पर विश्व और यूरोप दो खेमों में विभक्त हो गया। तो विचारधारा के आधार पर विश्व और यूरोप, विश्व नहीं होगा, रूस और यूरोप होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। विचारधारा के आधार पर विश्व और यूरोप दो खेमों में विभक्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला, है ना, अंतर्राष्ट्रवाद जो था, इंटरनेशनल जो था, उसको प्रोत्साहन मिला। शीत युद्ध आरंभ हुआ, ठीक है ना। एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद का पतन हुआ, जहाँ पर राजा वगैरह चलता था एशिया और अफ्रीका में, किससे, रूसी क्रांति से प्रभावित होकर एशिया और अफ्रीका में जहाँ राजतंत्र चलता था, तो साम्राज्यवाद का क्या हुआ, पतन हुआ। एवं उपनिवेश मुक्ति आंदोलन को बल मिला, है ना, उपनिवेश मुक्ति आंदोलन को क्या मिला, बल मिला। तो इस तरह से मैं आपको 5 सवाल अच्छे तरीके से जहाँ तक पॉसिबल हो पाया मेरे से मैंने वहाँ पे अंडरस्टैंड करवाया, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि इन 5 सवाल में से आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, आज के बाद इस सवाल को याद कर लीजिए। और जिस तरह से मैं समझाया हूँ ना, आप भी इसी तरह के किसी को समझाओ। अगर कोई नहीं है तो बैठ के यूं ही बोलो और इसी तरह समझा के पढ़ो, मतलब ऐसा पढ़ो कि बगल वाला ऐसा लगे कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ और आपको याद हो जाएगा एकदम सही मानो में, मेरी बात मानो। देखो एग्जाम आपको देना है, लेकिन जब मैं सवाल पढ़ाता हूँ तो मुझे सवाल याद हो जाता है। हालांकि मैं 2011 में आप एग्ज़ाम दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये सवाल तो जाहिर बात सोशल होता है भाई, लेकिन आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो सवाल जब मैं आपको समझाता हूँ तो मुझे याद हो जाता है। तो आप तो खैर एग्जाम दे रहे हैं तो आपको और याद करनी पड़ेगी अच्छी तरीके से। तो यही रूल अपनाओ कि सवाल को ना एक साइलेंट जगह बैठ जाओ, ताकि घर वाले भी देखने, अरे किसको पढ़ा रहा है अकेले अकेले, है ना, आत्मा से वो बात कर रहा क्या। तो अपने आप में नहीं करना है, मतलब एक टाइम बना लेना है कि उतना टाइम में जो है ना, आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से बोल बोल करके समझा करके ऐसे बोलिए, ताकि लगे कि हम किसी और को पढ़ा रहे हैं, और इस तरह से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा बहुत अच्छा ट्रिक रहा कि आपको ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने का तरीका मेरे ख्याल से, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाइक करना। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू।